नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आप लोगों के पास आपके अपने चैनल में उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीतिक जो पद्धति है उसके एक और चैप्टर में है, और यह है नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। पिछली बार हम लोगों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऊपर चर्चा की थी। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत के संघ स्वरूप के ऊपर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पूर्व मैं एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम जहाँ तक भारत संघ का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना लाजमी है कि हम लोग संघ का जो अर्थ है, संघ का क्या अभिप्राय है, उसको समझें। तो संघ एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं। यह एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म है या तंत्र व्यवस्था है जिसमें दो तरह की शासन व्यवस्था, एक केंद्रीय स्तर पर होती है तथा दूसरा राज्य स्तर पर होता है। जहाँ तक भारत के फेडरल सिस्टम का प्रश्न है, यह एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र मजबूत है तथा एकात्मकता की इसमें विशेषताएं अर्थात यूनिटरी फीचर्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर से ज़्यादा हैं। इसलिए इसे क्वासी फेडरल भी कहा गया है या अर्धसंघ भी कहा गया है। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 या आर्टिकल 1 जो कहता है, वह कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन शब्द का कहीं भी भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ जो है राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं था, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में था। तथा दूसरा जो कारण था वह था राज्यों को अपने फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं था, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसलिए भारत में जो है फेडरेशन शब्द का हमें भारत के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। भारत का संघ जो है एक प्रशासकीय सुविधा नहीं, बल्कि यह एक सिद्धांत है। संघ व्यवस्था की जो भारत की में जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला तो यह है कि भारत में जैसा कि संघ शासन व्यवस्था में होता है, भारत एक में ड्यूअल पॉलिटी है, मतलब केंद्र में और राज्य में अलग अलग शासन व्यवस्था है। केंद्र में और राज्य में अलग अलग शासन व्यवस्था है, और ये शासन व्यवस्था जो है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वे अपने सारा अधिकार जो है भारत के संविधान से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार दूसरी जो व्यवस्था हमारे संघ की है, इंडियन फेडरेशन की है, वह है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारत के संविधान के 7वीं सूची में 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, अर्थात केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में शुरुआत में 97 विषय हुआ करते थे, राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे और समवर्ती सूची में 47 विषय होते थे। लेकिन अभी जो है केंद्र की सूची में पूरे 100 विषय हैं, राज्य की सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। केंद्रीय विषयों पर केंद्र की संसद कानून बना सकती है, राज्य के विषयों पर राज्य की विधायिका कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का क्लैश होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच उसी सब्जेक्ट पर, किसी विशेष विषय पर, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र का जो है कानून मान्य होता है। उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है, सार्वभौम है। जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, सरकार पालिका से संबंधित हो, विधायिका से संबंधित हो, न्यायपालिका से संबंधित हो,
यह जो है या तो केंद्र के पास केंद्र को दिया गया है या फिर राज्यों को दिया गया है, और ये जो है इसका सारा नियंत्रण जो है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से होता है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित है। यह भी एक आवश्यक तत्व है फेडरेशन का। तो हमारे संविधान में शुरुआत में तो 395 आर्टिकल थे, और अब जो है 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स हैं भारत के संविधान में, जो सारे लिखित हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर इंडिपेंडेंट, हमारा जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जो निचले स्तर के कोर्ट हैं या जिला स्तर पर कोर्ट हैं, या फिर हाई कोर्ट है राज्य में, और सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के लिए, वे सारे कोर्ट जो हैं, ये सारे कोर्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा जो है जुडिशरी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वह राज्य के विधायिका या केंद्र के संसद से भी जो भी कानून पारित होता है वह स्वतंत्र रूप से उसकी संवैधानिक व्याख्या करता है, और यदि संविधान सम्मत या सर्वोच्च न्यायालय की राय में कानून नहीं है तो उसे वह असंवैधानिक घोषित कर देता है। फिर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वह आसान नहीं है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें कि संसद से जो संशोधन पारित होता है, संवैधानिक संशोधन, उसमें वैसे संशोधन को जो कुल राज्य हैं भारत में, उसके आधे राज्यों के द्वारा उसे रेटिफाई करना आवश्यक होता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ मामले में लचीला है, रिजिड है, और कुछ मामले में बहुत ही कठोर है। अर्थात यह लचीला और कठोर का सम्मिश्रण है हमारा संविधान। और अंतिम जो इसका फेडरेशन की जो की विशेषता है वह है बाइकैमरलिज्म या द्विसदनात्मक पार्लियामेंट, सदन। तो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न सदन में प्रतिनिधि जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा में ये सदस्य जो हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अतः वे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ऐसी व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, जहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर चैम्बर है और सीनेट जो है अपर चैम्बर है। सीनेट में प्रत्येक राज्य जो है 2 सदस्य निर्वाचित करके भेजता है। इस तरह वहाँ पर कुल 100 सदस्य हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के संविधान में जो यूनिटरी फीचर्स है वो क्या क्या हैं, अर्थात एकात्मकता की विशेषताएं भारत के संविधान में क्या हैं। तो पहला है ब्लेंड ऑफ, ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, अर्थात कठोरतापन और लचीलेपन का सम्मिश्रण है, जैसा कि अभी हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर के पास है, केंद्र में ज़्यादा शक्तियाँ निहित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में 3 सूचियाँ हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अभी 100 विषय हैं, स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। केंद्रीय विषयों पर संसद कानून बनाती है, राज्य विषयों पर राज्य कानून बनाते, राज्य विधायिका कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन क्लास के अगर किसी सब्जेक्ट में लॉ बनाया है राज्य ने भी और केंद्र ने भी, अगर उसमें किसी तरह का भी विरोधाभास है तो केंद्र का कानून जो है वह लागू होता है, वह मान्य होता है। इसके अलावा केंद्रीय संसद जो है कुछ राज्य के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकता है, अगर राज्य की लेजिस्लेचर जो है इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित करता है। फिर राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह बड़ा ही असमान है। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, और गोवा से एकमात्र सदस्य निर्वाचित होता है राज्यसभा में। इसका कारण यह है कि भारत में
जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की संख्या जो है निर्धारित की गई है। फिर एग्जीक्यूटिव जो है अर्थात कार्यपालिका जो है विधायिका का ही अंग होता है, क्योंकि भारत में संसदीय कार्य प्रणाली है और कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो यह भी जो है फेडरेशन का जो आधारभूत सिद्धांत है उसका एक तरह से उल्लंघन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वहाँ के कांग्रेस के ऊपर, और इस तरह से वह जो है वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब ये भारत के संसद की भी अगर हम कार्य प्रणाली को देखें तो लोकसभा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। दोनों के जो है पावर जो है असमान है, खास करके वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट करता है, उसी में वहीं से ओरिजिनेट करता है, और एक बार जब वहाँ से पारित हो जाता है तो राज्यसभा को उसे 14 दिन के अंदर पारित करके भेजना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर वो पारित नहीं करता है तो वह माना जाता है कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है। इसलिए फाइनेंशियल पावर जो है राज्यसभा के बिल्कुल भी नहीं है। बाकी और मामले में राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर्स हैं करीब करीब समान हैं। फिर इमरजेंसी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास नेशनल इमरजेंसी लगाने का पावर है। अगर उस तरह की इंटरनल रिबेलियन की स्थिति हो या एक्सटर्नल इन्वेजन की स्थिति है तो वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार आपातकाल लगा सकती है, और जब आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र की शक्तियां जो हैं बढ़ जाती हैं और राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं, और इस तरह जो है राज्यों की स्वायत्तता जो है वो कम हो जाती है। फिर यहाँ पर अपने यहाँ जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जैसा कि इसके पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाहे लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ही नियंत्रण में हैं, और कोई यहाँ पर न्याय दो तरह की न्याय प्रणाली नहीं है जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, भारत का नागरिक अगर यहाँ है तो वो भारत का नागरिक है, वो चाहे किसी भी राज्य में निवास करता हो। इसके ठीक विपरीत यूनाइटेड स्टेट्स में वह कोई भी व्यक्ति वह वहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स का भी सिटीजन है, और साथ साथ जिस स्टेट का वो रेजिडेंट है, जिस स्टेट में वो निवास कर रहा है, वहाँ का भी वह नागरिक है। फिर गवर्नर के अपॉइंटमेंट जो है, गवर्नर का जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है वह भी जो है भारत की एकात्मकता को, की विशेषता को परिलक्षित करता है। गवर्नर के अपॉइंटमेंट जो है वह जिस तरह से किया जा रहा है वो हाल के वर्षों में पिछले 1980 के दशक के समय से ही ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लगा है, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों का गवर्नर के रूप में जो नियुक्ति की जा रही है वह भी जो है एक तरह से हमारी यूनिटरी फीचर्स को बताता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यूनियन पार्लियामेंट या केंद्रीय संसद जब चाहे राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर सकती है, या किसी एक राज्य को काट करके दो राज्य बना सकती है, या दो राज्यों के कुछ क्षेत्रों को काट करके एक तीसरा राज्य बना सकती है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार पार्लियामेंट के पास है। हालांकि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव जब आता है तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन जो है जो संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर है या राज्य विधायिका है उससे उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। लेकिन वो अगर राज्य विधायिका अगर इसका अनुमोदन नहीं भी करती है तब भी संसद जो है इस तरह राज्यों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को कोई किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसके फॉर्मेशन के लिए अधिकृत कर सकती है। अभी जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी हैं IAS, IPS, IFS वो सारे जो हैं उसमें सेंटर का केंद्र का हस्तक्षेप है। हालांकि ये इनकी सेवाएं जो हैं
ये राज्यों के पास होती हैं, और लेकिन ये दोनों जो हैं राज्य और केंद्र दोनों के कानूनों का कार्यान्वयन करते हैं। इलेक्शन मशीनरी हमारे यहाँ जो है वह एकीकृत है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सारे चुनावों को कंडक्ट करती है। कोई राज्य स्तर पर कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं है। वीटो, फिर गवर्नर के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं, जैसे कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करे, अगर गवर्नर को ये लगे कि इसे प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए, तो वैसे बिलों को वह रिजर्व कर सकता है, और ऐसे बिल जब रिजर्व होते हैं तो एक तरह से उस पर वीटो लग जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई तय सीमा से समय सीमा नहीं है जिसमें कि उन्हें ऐसे बिलों पर अपने विचार देने हैं। फिर ऑडिट का जो है इंटीग्रेटेड, हमारे यहाँ जो भी ऑडिट अकाउंट्स के ऑडिट का जो कार्य है वह सीएजी के जिम्मे है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इनका अधिकार क्षेत्र न केवल केंद्रीय सरकार पर है बल्कि राज्यों की सरकारों पर भी है। फिर जो इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गए, जजेज ऑफ हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इनको हटाने का अधिकार भी केंद्रीय सरकार के पास है या संसद के पास है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो संघ व्यवस्था है वह, उसमें जो है संघ की विशेषताएं तो हैं ही, लेकिन जो यूनिटरी फीचर्स है वह भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इसे कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटी जो है एक ऐसा फेडरल सिस्टम है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बायस है यूनिटरी फीचर्स का, और इसे अर्ध संघ या क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहा गया है। इसके ठीक विपरीत जो भारत यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरेशन है वह सही मायने में एक संघीय शासन प्रणाली है। अब हम लोग कुछ मुद्दे देखते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर समय समय पर भारत के संघ में विवाद उत्पन्न होता है। पहला है फिस्कल फेडरलिज्म, जो संसाधनों का बंटवारा है उसको लेकर के भी विवाद है राज्य और केंद्र, कुछ राज्यों और केंद्र के बीच, स्पेशली दक्षिण राज्यों के बीच। फिर दूसरा है, जैसा हमने बताया कि राज्यों का जो सीमाओं का निर्धारण जो है केंद्रीय संसद अपने वो जो है केंद्र संसद के अधिकार क्षेत्र में है, यह भी कभी विवाद का कारण बन जाता है। फिर गवर्नर की भूमिका जो दलगत होती है वह भी एक विवाद का कारण है, और ऐसा विवाद विपक्षी शासित राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह अभी हाल के यह डेवलपमेंट नहीं है, यह जो है 70-80 के दशक से ही इस तरह की विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। फिर है आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, ये भी गवर्नरों के द्वारा ही किया जाता रहा है, खास करके विपक्षी शासित राज्यों के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके कई उदाहरण हैं, और तो यह भी एक विवाद का कारण है। फिर रिजर्वेशन ऑफ बिल, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल पास करती है, कुछ ऐसे कानूनों को गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देते हैं, और यह प्रैक्टिकली जो है वीटो हो जाता है। यह भी एक विवाद का कारण है, जैसा कि हाल में तमिलनाडु के केस में हम लोगों को देखने को मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना कड़ा फैसला गवर्नर की भूमिका पर भी दिया, और वैसे कानूनों को उसने अपनी ओर से उसे अपनी कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर जीएसटी का इशू भी जो है वह एक विवाद का कारण है। भाषा विवाद भी, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, वह भी जो है एक संघ विवाद का रूप ले रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत, ये भी संघ व्यवस्था के ऊपर एक चोट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी तो नेशनल इशूज पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, और इसमें जो रीजनल इशूज हैं, स्टेट इशूज हैं, वो रिडंडेंट अर्थात गौन हो जाएंगे। ऐसा विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का तर्क है, और यह भी एक
संघ व्यवस्था के ऊपर एक चोट। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसको कैसे, इसका क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि भारत को संघीय और एकात्मक पहलुओं के प्रति संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। संघीय और एकात्मक जो भी है, संघीय पहलू और एकात्मक पहलू, उन दोनों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करना जरूरी है। दूसरा जो है, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि संसाधनों का जो वितरण हो वह न केवल समान हो बल्कि न्याय संगत भी हो, और केंद्र को इसके लिए उपयुक्त नीति तथा योजना बनानी चाहिए। तीसरा जो है, गवर्नर जो विशेष ध्यान दें कि वह किसी राजनीतिक दलगत में ना पढ़ करके अपना जो कार्य है वह संवैधानिक दायित्व को पूरी ईमानदारी से करें। और चौथा जो है, जो इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है, उसकी मीटिंग जो है वह उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वह कम हो। अंत में यह कहना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए आवश्यक है कि केंद्र राज्यों के प्रति एक विश्वास का वातावरण बनाए, और उसमें न केवल बनाए बल्कि इसको प्राथमिकता दे। इस तरह यह विषय जो है यहाँ पर समाप्त होता है, और अगला विषय हम लोग जो है प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर बातचीत करेंगे, अर्थात नागरिकता की प्रक्रिया भारत में क्या है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो अंत में मैं फिर से एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।